रेवती को जैसे ही पता चलता है कि आयुर्वेदाचार्य ने उसके पति को जहर देने की कोशिश की, वो खंजर ले आयुर्वेदाचार्य के कक्ष में पहुंच जाती है। आयुर्वेदाचार्य! रेवती की चीख सुनकर आयुर्वेदाचार्य की गहरी नींद टूट गई। उसे इस तरह से बदतमीजी से जगाए जाने की आदत नहीं थी। कौन बेवकूफ चीखा? अरे अरे आप रेवती जी! आयुर्वेदाचार्य रेवती के हाथों में खंजर देखकर ठिठक गया। क्या हुआ? आयुर्वेदाचार्य का गला सूखने लगा था। मेरे पति के जिस्म में जहर उतारा तूने, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मरा नहीं। अब मैं तेरे जिस्म में खंजर उतार कर देखती हूँ, देखते हैं कि तेरी किस्मत अच्छी है या नहीं। रेवती की आंखों में खून उतर आया था। वो चमचमाता हुआ खंजर लेके आयुर्वेदाचार्य की तरफ लपकी। आयुर्वेदाचार्य अपने ही कक्ष में बंधक सा बन गया। अरे अरे बचाओ कोई इस पागल औरत से! अरे बचाओ! उसने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ आचार्य जी? उसकी चीख सुनकर उसका सहायक अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे ब्रह्मानंद केंद्र में काम करने वाले और भी लोग आए। किसी ने भी अंदर आने की हिम्मत की ना तो गला काट दूंगी। रेवती की बात में निश्चय झलक रहा था। सबको समझ आ गया था कि रेवती जैसा कह रही है वैसा सच में कर भी देगी। सब कक्ष के बाहर सहमे खड़े रहे, जिसमें ब्रह्मानंद केंद्र का मालिक राजपाल भी शामिल था। उसके केंद्र के एक वरिष्ठ कर्मचारी का गला रेता जाने वाला था, लेकिन उसे कुछ भी करने में डर लग रहा था। वो नहीं छोड़ेगी उसे। राजपाल के मुंह से बस इतना ही निकला। आयुर्वेदाचार्य कक्ष के एक कोने में धंसा हुआ रेवती से जान की भीख मांग रहा था। रेवती बिना ठिठके खंजर लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। नरेंद्र ने बिल्कुल आखिरी पल में रेवती के हाथ से खंजर छीनकर दूर फेंक दिया। रेवती को लगा मानो वो किसी सपने से बाहर आ गई हो। शांति से बैठो थोड़ी देर, है ना? बैठ जाओ। नरेंद्र ने रेवती को कुर्सी पर बिठाया ताकि वो ठंडी हो सके। क्या बात है आयुर्वेदाचार्य, ये औरत इतना खार क्यों खाए बैठी है कि तुम्हें मारने पर ही उतारू हो गई है? केंद्र का मालिक राजपाल अब कक्ष के अंदर आ चुका था। इसने मंत्र के लिए नरेंद्र को मारना चाहा था। रेवती ने आयुर्वेदाचार्य की कलाई खोल दी। अरे ऐसे कलयुगी चिकित्सक को तो मर ही जाना चाहिए। हाँ हाँ, जान बचाने वाला ही जान लेगा तो कैसे चलेगा? कक्ष में मौजूद सभी लोग आयुर्वेदाचार्य को पानी पी पी कर कोस रहे थे। राजपाल ने सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। अब कक्ष में वो, आयुर्वेदाचार्य, नरेंद्र और रेवती ही मौजूद थे। मैं मिस आयुर्वेदाचार्य को तुरंत नौकरी से निकाल रहा हूं, लेकिन मेरी आपसे यह विनती है, कृपया आप इस मामले को यहीं पर खत्म कर दें। अगर हम इसे राजा के पास ले जाएंगे तो केंद्र की बहुत बदनामी होगी और इस दुष्ट की वजह से हमें राजकोष से मिलने वाला पैसा भी बंद हो जाएगा। राजपाल विनती करते करते रेवती के पैरों पर गिर गया। नहीं नहीं, मैं यहाँ से सीधे राजा के पास जा रही हूँ। ये सब ऐसे दुष्टों को काम पर रखने से पहले सोचना चाहिए था। रेवती राजपाल की बात मानने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। क्यों बे, उस मंत्र से उम्र बढ़ाने वाली औषधि बनाने वाला था ना तू, हैं? नरेंद्र ने आयुर्वेदाचार्य से पूछा। आयुर्वेदाचार्य ने हाँ में सिर हिला दिया। सुनिए राजपाल जी, केंद्र में औषधि का उत्पादन शुरू कराइए। इसको बेचने से जितना भी लाभ केंद्र को होगा उसमें 50% भागीदारी मेरी होगी और इस दुष्ट को नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसे इसका सबक मिल चुका है। नरेंद्र की बातों ने कक्ष में मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया। ठीक है, जैसा आप कहें नरेंद्र जी। राजपाल तुरंत ही नरेंद्र की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। दिमाग ठिकाने है नरेंद्र, इस पापी को सजा भी ना दिलाएं। रेवती को नरेंद्र की बात बड़ी अटपटी लग रही थी। इसकी सबसे बड़ी सजा यह है कि इसे ऐसी जगह पर रोज काम करने आना होगा जहां सब जानते हैं कि ये कितना बड़ा पापी है। नरेंद्र ये कहकर रेवती को लेके कक्ष से निकल गया। अरे ये भी तो सोचो, इसमें कितना पैसा कमाने की संभावना छुपी हुई है और अपने परिवार के लिए पैसा कमाना अभी सबसे जरूरी चीज है। घर लौटते वक्त नरेंद्र ने रेवती को अपनी बात समझाने की कोशिश की। अजीब तरह से चलता है इसका दिमाग, अपने हथियारे से डील करके आ गया। पुरुषोत्तम अपने दामाद और बेटी को सुरक्षित देख के खुश थे। वो नरेंद्र की चतुराई पर मंत्रमुग्ध थे। पहले तो उसकी वजह से परिवार को सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट मिला,
अब वो ब्रह्मानंद केंद्र के साथ भी डील कराया था। पुरुषोत्तम को पूरा भरोसा था कि धीरे धीरे करके उनके परिवार की माली हालत ठीक हो जाएगी। ये आमंत्रण पत्र है, कुशवाहा परिवार की ओर से आया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी वो जंगली जानवरों के खेल का आयोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार अपने सिंघल परिवार की तरफ से तुम लोग इस आयोजन में शिरकत करो। पुरुषोत्तम ने रेवती और नरेंद्र को आमंत्रण पत्र थमाते हुए कहा। लेकिन पिताजी, जाना तो आपको और माँ को चाहिए। रेवती इतने बड़े आयोजन में परिवार का चेहरा बन के जाने से थोड़ा हिचक रही थी। मांडवी ने उससे कहा कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुशवाहा परिवार का जंगली जानवरों का वार्षिक आयोजन जम्बू राज्य के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक था। इसमें राज्य के राजा तक शिरकत किया करते थे। साथ ही राज्य के सभी रसूखदार परिवार भी इसमें हिस्सा लेते थे, जिसमें सिंघल परिवार भी शामिल था। कितना बड़ा आयोजन है ये, जहां तक देखो लोग ही लोग बैठे हुए हैं। रेवती आयोजन की भव्यता से थोड़ा घबरा सी रही थी। अरे हमें करना ही क्या है, जंगली जानवरों की लड़ाई देखनी है बस। कभी जानवर आपस में लड़ेंगे, कभी इंसानों से लड़ेंगे। हम कुर्सी पर बैठ के थालियां बजाएंगे और खाना खा के घर वापस चले जाएंगे। नरेंद्र ने रेवती को शांति से मंच पर रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, जहां राजा के साथ और भी परिवारों के वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे। नरेंद्र को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो खाना खा के शांति से घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आयोजन में मेहमान के रूप में चौहान परिवार को भी बुलाया गया था और उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था महेश चौहान। वो भूला नहीं था कि नरेंद्र की वजह से ही उसके परिवार को सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। ये जिंदा है अभी तक। महेश को पूरा विश्वास था कि निकुंज के वार के बाद नरेंद्र जिंदा तो नहीं बचा होगा। पता नहीं, अमृत पी के पैदा हुआ है शायद। महेश का सलाहकार भी आश्चर्यचकित था। कोई बात नहीं, आज साले का सारा अमृत निचोड़ दूंगा। आज यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा ये। बड़ा नुकसान किया है इसने हमारा। महेश नरेंद्र पर भरा बैठा हुआ था। आज उसके फटने के लिए बिल्कुल सही दिन था। जंगली सुअर पर मेरी 4 मुद्राएं लगा दो, मेरी जंगली कुत्ते पर 7। रिंग में जंगली जानवरों की फाइट शुरू हो चुकी थी। पहले राउंड में आम जनता अलग अलग पशुओं पर दांव लगा रही थी। अरे देखो, 2 जानवर रिंग में लड़ रहे हैं और एक दर्शकों में भी बैठा हुआ है। महेश नरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसका मुंह तोड़ के आता हूं मैं। नरेंद्र का पारा तुरंत चढ़ने लगा। जाने दो उसे, कुत्ता है वो, थोड़ी देर में भौंक के शांत हो जाएगा। रेवती ने महेश को इग्नोर करने की सलाह देते हुए नरेंद्र को अपना ध्यान खेल पर लगाने को कहा। नरेंद्र भले ही शांति से बैठ गया, लेकिन महेश कहां ही रुकने वाला था। सुनो, मेरी 100 मुद्राएं उस गधे पर लगा दो। गधे रिंग में उतर सकते हैं ना? उतर सकते हैं कि नहीं? महेश नरेंद्र का मखौल उड़ाए ही जा रहा था। मंच पर बैठे हुए लोगों की रुचि खेल से ज्यादा महेश में आ गई थी। महेश नरेंद्र पर फप्तियां कसे ही जा रहा था और लोग ठहाके लगाए जा रहे थे। नरेंद्र बड़ी ही मुश्किल से खुद को रोक रहा था। देखो, हम पहली बार परिवार की तरफ से इतने बड़े आयोजन में आए हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो, इसलिए शांत बैठे रहो। रेवती अभी भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। अरे यार, लेकिन कब तक शांत बैठा रहूंगा? वो कुछ भी बोले जा रहा है। नरेंद्र का गुस्सा भड़क रहा था। वो यही तो चाहता है कि तुम भड़क के कुछ करो और वो इस बात का फायदा उठाए। रेवती नरेंद्र को समझाने में विफल हो रही थी। तभी महेश ने कुछ ऐसा किया कि नरेंद्र के धैर्य की सीमा पार हो गई और वो मुट्ठी भींचकर खड़ा हो गया। महेश ने देखा कि नरेंद्र बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसने वहां वार करना शुरू किया जहां नरेंद्र को पक्का ही दर्द होता। अरे रेवती जी सुनिए, आगे आके बैठ जाइए, वहां से खेल अच्छा नहीं दिख रहा होगा। महेश ने रेवती को सीटी मारते हुए कहा। रेवती ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अरे आ जाइए ना रेवती जी आगे, देखिए कितनी जगह है मेरी गोद में, आके बैठ जाइए। महेश को भी लग गया था कि सीमा पार हो चुकी है, लेकिन उसको अंदेशा नहीं था कि नरेंद्र इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगा। बहुत जगह है ना तेरी गोद में। नरेंद्र खुद तो खड़ा हुआ ही, साथ ही उसने अपनी कुर्सी भी हाथ में उठा ली। वो कुर्सी लेकर महेश की तरफ बढ़ा। लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करने वाला है, लेकिन थोड़ी देर में ये क्लियर हो गया। ला, मैं बैठता हूं तेरी गोद में। नरेंद्र ने महेश की जांघ पर कुर्सी रख दी और वो खुद जमकर कुर्सी पर बैठ गया।
ये सब नरेंद्र ने इतनी तेजी से किया कि महेश को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। अरे हट हट, अरे पागल है क्या? महेश दर्द से चीख रहा था। ये इतना भारी कैसे हो गया? महेश ना तो अपने ऊपर से कुर्सी हिला पा रहा था और ना ही उस पे जम के बैठे हुए नरेंद्र को हिला पा रहा था। महेश को दर्द से चीखते देख लोग उसकी मदद करने आए, लेकिन वे सब मिलकर भी नरेंद्र को हटा नहीं पाए। महाराज, आप ही कुछ बोलिए इसे, महाराज। महेश ने राजा से मिन्नतें की। नरेंद्र अपनी कुर्सी लेके महेश की गोद से तब तक नीचे नहीं उतरा जब तक उसे जम्बू राज्य के राजा ने ऐसा करने का आदेश नहीं दे दिया। आ गया मजा? और बिठाना है किसी को गोद में, हा? नरेंद्र महेश का मजाक उड़ाते हुए रेवती के पास चला गया। लोग अभी भी हंस रहे थे, लेकिन इस बार महेश पे। उसके दिल में लगी आग और भी भड़क गई थी। अब ऊंचे परिवारों के लोग जंगली जानवरों की लड़ाई पर दांव लगाएंगे, अनाउंसर ने घोषणा की। दांव लगाने के लिए तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत होगी। रेवती को पता था कि उनके पास पर्याप्त मुद्राएं नहीं है। उसे यह भी नहीं पता था कि आयोजन में शिरकत करने के लिए खूब सारी स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत होगी। जब अनाउंसर स्वर्ण मुद्राएं जमा करने नरेंद्र के पास आया तो उसने अनाउंसर को आगे बढ़ जाने का इशारा किया। जब उस कंगले के पास स्वर्ण मुद्राएं नहीं है तो वो ऊंचे परिवारों के साथ मंच पर कैसे बैठा हुआ है? महेश को अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल गया था। अरे उन दोनों को उठाकर आम लोगों के साथ बिठाओ तुरंत। महेश नरेंद्र और रेवती को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। देखिए, आप लोग उठ जाइए यहां से, अनाउंसर ने नरेंद्र और रेवती से कहा। नियमों का पालन किया जाना जरूरी था। पहली बार आए हैं इस आयोजन में परिवार की तरफ से और नाक कटा के जाएंगे। रेवती रुआसी हो गई थी। नरेंद्र से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे कुछ मुद्राएं उधार दे दीजिए। नरेंद्र ने कुशवाहा परिवार के मुखिया सार्थक कुशवाहा से मिन्नत की, जो इस आयोजन के कर्ता धर्ता थे। उन्होंने भी नरेंद्र की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये ले रख ले। सार्थक ने नरेंद्र को इतनी कम मुद्राएं दी थी कि वो किसी ताकतवर जानवर पर दांव भी नहीं खेल सकता था। महेश ने खूब सारी मुद्राएं उड़ाई और एक चीते पर दांव लगाया। नरेंद्र सारी मुद्राएं गंवाने के बाद भी एक जंगली कुत्ते पर ही दांव खेल सका। चीता और जंगली कुत्ता रिंग में उतरे। अभी कुछ ही पलों में मेरा चीता इस कुत्ते की खाल उतार देगा। दर्शकों में बैठे सभी लोगों की तरह महेश को इस फाइट का रिजल्ट पहले से ही पता था। कुछ पल तक तो जंगली कुत्ता अपनी जान बचा के रिंग में चारों ओर भागता रहा, लेकिन जल्द ही वो चीते के पंजों के बीच में आ गया। चीता जैसे ही घुर्राया, उसके नुकीले दांत देख के नरेंद्र के प्राण सूख गए। जल्द ही वो दांत कुत्ते की गर्दन को चीर देंगे। नरेंद्र को बड़ी हताशा महसूस हुई, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। दर्शक दीर्घा में बैठे बैठे वो खुद को हारते हुए ही देख सकता था और महेश को जीतते हुए। ये बात उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। क्या नरेंद्र बेइज्जत होकर वापस जाएगा या उसे मिलेगा एक और मौका अपना हुनर दिखाने का? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम।